नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों में देश का युवा वर्ग और उनको रोजगार देना हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। इसके लिए स्वरोजगार के कई कार्यक्रमों के अलावा समय समय पर अनेक रोजगार मेलों में युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं और इसी सिलसिले में सोमवार को मध्य प्रदेश में 5,500 से भी अधिक शिक्षकों को बधाई पत्र सौंपे गए। इसके अलावा ईपीएफओ के ताजा आंकड़े भी बताते हैं कि भारी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं और वो इस संगठन से जुड़ रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं से देश के युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल रही है और स्वरोजगार भी। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में आज सत्र 2023-24 में नवनियुक्त 5,500 से भी अधिक शिक्षकों को बधाई पत्र सौंपे गए। यह कार्यक्रम भोपाल स्थित भेल बरखेड़ा स्थित सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बधाई पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकों और बड़ी संख्या में इन शिक्षकों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इन नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले ही वर्ष में 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई हैं जो देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटालों का दौर था और आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे
उसके खाते में पहुंच रहा है। साथियों, सिस्टम से लीकेज रुकने का एक परिणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्याण पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर पा रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2014 के बाद से 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर कई लोगों को रोजगार दे रहा है। 2014 के बाद से देश के गांवों में 5 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर बने। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है। यानी गांव गरीब का कल्याण भी हुआ और रोजगार के मौके भी बने। और प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया गया है। उन्होंने सभी को इसे प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन में बातें कही हैं और रोजगार मेलों के माध्यम से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस तरह से लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं और स्वरोजगार भी मिल रहे हैं। ईपीएफओ के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में खासतौर पर 2 विशेषज्ञ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अश्वनी महाजन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, प्रोफेसर अश्वनी महाजन सर। और साथ में हमारे पास श्रीराम श्रीरंगम सर भी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में, श्रीराम श्रीरंगम सर। मैं शुरुआत करता हूं प्रोफेसर महाजन कि जिस तरह से कि आप ये आंकड़े आए हैं ईपीएफओ के, खासतौर पर जून महीने के ये आंकड़े हैं, बहुत ही भारी तादाद में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उसमें भी जो महिलाएं हैं उनको काफी ज्यादा जॉब मिले हैं। ये आंकड़े हमें क्या दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम, देखिए चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लेकर के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के तमाम योजनाएं हैं, उनमें उन योजनाओं का सीधा फायदा युवाओं को मिल रहा है और साथ में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी। लालचंद्र जी, इसमें जो 2 प्रकार से रोजगार युवाओं को मिलते हैं जी। एक वो स्वरोजगार के माध्यम से और दूसरा कंपनियों और अन्य संस्थानों के रोजगार से। तो ईपीएफओ जो है वो इस बात को दर्शाता है कि ये इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या दूसरी कंपनियां हैं वे बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, क्योंकि वे वो रोजगार होते हैं जिसमें पीएफ के सुविधा रहती है। तो इसके जो अच्छे, जिसको हम कहें कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बड़ी कंपनियों के रोजगार वहां मिल रहे हैं, ये ईपीएफओ का डाटा दिखा रहा है जी। और सरकार की तरफ से भी एक बड़ा प्रयास इस मामले में होता है कि ऐसे रोजगारों को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो अपनी तरफ से उनको देती है ताकि उन युवाओं को रोजगार मिले। और बड़ा एक बहुत बड़ा, क्योंकि कंपनियों से हो या सरकार से हो, अब हमने भी देखा कि सरकारी नियुक्तियां भी बहुत हुई हैं, लेकिन कंपनियां या सरकारी नियुक्तियां ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो मात्र 7-8% ही देश का रोजगार है। बाकी तो 92% रोजगार है वो स्वरोजगार से या अन्य जो अपने उद्यम से आता है। तो ऐसे जो सरकारी योजनाएं और खास तौर पर मुद्रा योजना की बात करें और अन्य प्रकार के जो अभी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के
योजना के माध्यम से, उसके कारण देश में एक बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न हो रहा है। और ये जो कई बार ये बात आती है कि रोजगार बेरोजगारी है, इस प्रकार की बातें आती हैं। वास्तव में हमारे देश में रोजगार की गणना के लिए एक गैप होता है। 2 साल के बाद रोजगार की और बेरोजगारी की गणना होती है, इसके कारण यह गैप रह जाता है और ऐसा सामने। लेकिन ये जो इस प्रकार के इंडिकेटर्स हैं वो बड़ी मात्रा में हमें ये बता रहे हैं। और खास तौर पर यदि हम देखें तो देश में बिजली की खपत बढ़ रही है और खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, और अन्य प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, जिसके कारण रोजगार निर्माण हो रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास और श्रीरंगम सर के पास चलता हूं। सर, आपसे खास तौर पर यह बात जानना चाहूंगा कि हम जानते हैं, जैसा प्रोफेसर महाजन भी जिक्र कर रहे थे, असंगठित क्षेत्र में हमारे यहां रोजगार की काफी तादाद है। एमएसएमई क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से आप कह सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से ऐलान किया पीएम विश्वकर्मा योजना का, तो ये विश्वकर्मा योजना आपके हिसाब से क्या इस सफलता को, इस कामयाबी को, रोजगार दिलाने वाली कामयाबी को और आगे कितना बढ़ाने में सहायक होगा सर? ये जो हमारा बजट था 23-24 वाला, उसमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस स्कीम। उसके बाद ऑन द 15th of August आदरणीय प्रधानमंत्री ये रीलॉन्च किया है। मगर ये स्कीम 17th of September विश्वकर्मा डे तब ये चालू होगा। 18 ट्रेड्स को स्किल मिलेगा। वो सब वॉशरमैन है, बार्बर, ट्रेडिशनल स्किल्स, गोल्ड स्मिथ, वो बहुत सारे आदमी है, मिलियंस है। उसके लिए स्किलिंग मिलेगा, अपस्किलिंग मिलेगा, फाइनेंशियल एड मिलेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होगा, उनको इंटीग्रेशन विद एमएसएमई होगा। ये तो रेवोल्यूशनरी स्टेप मैं समझता हूं। मैं समझता हूं ये सभी आदमी को अब होप मिलेगा, एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। ये तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप मैं सोचता हूं। जी, और जिस तरह से कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर के सरकार, अब पहले भी देखें जैसे पीएम मुद्रा योजना था, जिसके तहत कि युवाओं को अभी भी बल्कि वो योजना चल रहा है जिसमें खासतौर पर महिलाओं को और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। वो उन योजनाओं से लेकर के तमाम ये विश्वकर्मा योजना तक भारी संख्या में युवाओं को फायदा होने वाला है। इससे खासतौर पर कामगार जो वर्किंग क्लास है उसको काफी फायदा होने वाला है। वो वर्किंग क्लास तो इनफॉर्मल सेक्टर में है ज्यादा से। ये एमएसएमई वो सभी ये विमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहुत सारा हेल्प हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर बनिए आप और आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। न्यू इंडिया है ना, न्यू इंडिया का ये जो क्लैरियन कॉल है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, क्रिएट वर्क फॉर अदर्स। दैट इन माय व्यू इट इज ट्रेमेंडस स्टेप अहेड। दैट इज द न्यू एज इंडिया। जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते, हम सेल्फ एम्प्लॉय होके और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो अपना मोटो है। बार बार प्रधानमंत्री कहते भी हैं रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन के दिखाना है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और प्रोफेसर महाजन के पास भी आऊंगा और आपके पास भी बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अबे देख,
You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. स्वागत है ब्रेक के बाद। आज आप देख रहे हैं खास चर्चा कि किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे रोजगार मिल रहा है और यही सरकार की प्राथमिकता भी रही है और इसी सिलसिले में तमाम योजनाओं की शुरुआत हो रही है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री लाल किले से इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, मैं जरूर आपका भी ध्यान इस पर चाहूंगा, आपकी टिप्पणी भी जरूर चाहूंगा कि ये जो विश्वकर्मा योजना है आप इसे किस तरह से देखते हैं? जब ये लॉन्च किया जाएगा तो जो टारगेट ऑडियंस है यानी जो लाभार्थी वर्ग जिनको इसमें लक्ष्य बनाया गया है वो बहुत बड़ा वर्ग है, कामगार वर्ग। तो अगर उनको फायदा मिलता है ऐसी योजनाओं के जरिए तो जिन आंकड़ों पर आज हम बात कर रहे हैं ये आंकड़े और ज्यादा मजबूत नजर आएंगे हमें निकट भविष्य में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को आज विश्व उद्यमिता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और सभी दर्शकों को बधाई। तो वास्तव में यह जो विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है, बड़े लंबे समय से कई लोगों के द्वारा, उसमें हम भी शामिल हैं, ये मांग की जाती थी कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, उनकी पहचान और उनको एक प्रकार से उनको एम्पावर किया जाए, उनको सर्टिफिकेट्स देकर के, यानी वो ऑलरेडी पहले से ही इस काम के लिए बहुत सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो ये सर्टिफिकेशन भी इस योजना का एक हिस्सा है। और बड़ी मात्रा में हम जानते हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अपने हुनर वाले लोग हैं और उस हुनर की पहचान करते हुए उसको सर्टिफाई करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उस विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे तमाम वो लोग जो हैं, अगर उनकी आमदनी, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, जुलाहे, वो इतना बेहतर किस्म का कपड़ा बनाते हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में सरकार के माध्यम से उनको सुविधा मिले, दूसरे प्रकार के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको सुविधा मिले, यानी कुल मिलाकर के ये छोटे छोटे उद्यमी हैं हमारे देश में। केवल बड़ी कंपनियां ही उद्यमी नहीं होती, छोटे छोटे उद्यमी हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि 92% जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इन जो ट्रेडिशनल और जिसको तथाकथित रूप से हम इसको अनऑर्गेनाइज नहीं कह सकते, वो अपने तरफ से ऑर्गेनाइज हैं, ऐसा नहीं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के जो लोग बताए जाते हैं, ऐसे सब लोगों को इसके कारण जो सुविधा मिलेगी, उनके अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि उनको रोजगार भी मिले और उनकी आमदनी भी बढ़े। क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है वो धीरे धीरे उनके बच्चे उस क्राफ्ट में नहीं रहना चाहते, लेकिन यदि हम उनको एम्पावर करेंगे, उनके लिए सुविधाएं देंगे, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो उनके बच्चे भी उसमें आ पाएंगे और वो जो हमारी क्राफ्ट है वो आगे बढ़ेगी। दुनिया में उसकी मांग है, लेकिन हमें उसको संभाल के रखना है, ये भी बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये जरूरी है और इसमें निश्चित रूप से जो ऐसी योजनाएं हैं वो सहायक होने वाली हैं। श्री राम शृंगम जी, आपसे खासतौर पर जो ईपीएफओ का ताजा आंकड़ा, जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आया है ईपीएफओ का, वो इंडिकेट कर रहा है कि युवाओं की तादाद काफी ज्यादा, उसमें 18 लाख से भी ज्यादा न्यू इनरोलमेंट हुए हैं। तो ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं? इससे क्या पता चलता है कि पहली बार नौकरी में आने वाले जो युवा हैं वो काफी संख्या में जब ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में, तो इससे इंडिकेट मिलता है कि युवाओं को रोजगार देश में मिल रहा है। लालचंद जी, ये तो हमको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में होके फॉर्मलाइज हुआ नहीं है, फ्रेश एम्प्लॉयमेंट, वो हमको रिसर्च करना पड़ेगा। मगर इफ यू परमिट मी,
today from the Honorable Prime Minister's speech, very very important issue, वो जो टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर हो रहा है जी, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वो तो रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि 3 इयर्स से 8 इयर्स तक आपका ब्रेन डेवलप होगा ना, आपको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, प्ले मिलेगा और प्री स्कूल एजुकेशन मिलेगा। वो अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। 86 अमेंडमेंट के बाद 2000 के बाद ये 20 साल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल रह चुका है, अभी तो एनफोर्सेबल हो गया। वो इन माय व्यू वो तो बहुत आगे ले जाएगा कंट्री को। आपको वो प्रधानमंत्री जी आज बोला है, ये तो कंट्री को फॉरवर्ड ले रहा है, चिल्ड्रन को डेवलप कर रहा है, टीचर का एम्प्लॉयमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो हमारा अटेंशन ग्रैब कर दिया जी। एक बात और जो प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम बात कही कि 2014 तक लीकेज बहुत होता था, अब वो पैसा बचता है तो इससे हम गरीबों को कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए स्कीम्स चला पाते हैं, जिससे कि सरकार ज्यादा खर्च कर पाती है उनके लिए। ये कितना बड़ा फैक्टर है सर? ये बहुत मनी सेव हो रहा है। वो जो स्टेटमेंट वो दिया है ना, वो जो बहुत लीकेज हो रहा था, अभी क्या हुआ, डीबीटी हुआ। 2 days बैक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेड हम इतना लाखों करोड़ रुपीस सेव कर रहा है, डायरेक्टली हो रहा है जी, आधा सब कुछ। वो मनी हम एजुकेशन पर, इरिगेशन पर, टीचर ट्रेनिंग, स्किलिंग, डिजिटल इंडिया, ई मोबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वायबिलिटी क्लब फंडिंग, कुछ भी कर लीजिए, उतना सारा पैसा आप बचाया जी, बाय क्लोजिंग द लीकेज। ठीक है, ठीक है, वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जी, बिल्कुल। और वो पैसे गरीबों के कल्याण में, उनके योजनाओं में लगाए जा रहे हैं, उनका नतीजा हमें दिख रहा है, आने वाले दिनों में और दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम श्रीरंगम जी, और साथ में प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आपका भी जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।